स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों का आना और उनका लगभग हम पर 200 सालों तक राज करना, इसके बारे में तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो कभी अंग्रेजों के चंगुल में फंसा ही नहीं। जब धीरे धीरे करके भारत की सारी रियासतें अंग्रेजों के अंडर आती गई, तब एक देश था जो अंग्रेजों द्वारा कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हो वो कौन सा देश था? वो था नेपाल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नेपाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अंग्रेज उस पर कभी राज नहीं कर पाए, और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को लड़ाई में हराया। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्यों अंग्रेज कभी नेपाल पर जीत हासिल नहीं कर पाए। जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1957 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब और उसके खास सहयोगियों को हराया, तो इसने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बाद में अगले 100 सालों के दौरान और पूरे के पूरे भारत में फैल गए। उसी समय काठमांडू के बाहर के इलाके में कुछ ही मील की दूरी पर एक प्रिंसली स्टेट गोरखा का एम्बिशियस राजा भी बढ़ रहा था और अपने राज्य का तेजी से विस्तार करने में काफी बिजी था। उनका नाम पृथ्वी नारायण शाह था और बाद में उन्हें मॉडर्न नेपाल के पिता के रूप में जाने जाना लगा। उन्होंने काठमांडू के घाटियों सहित सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतकर नेपाल का निर्माण किया। उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास सिर्फ 2 महाशक्तियां थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखाली आर्मी। दोनों शक्तियों को अंततः एक रास्ते पर आकर कभी न कभी आपस में टकराना ही था, और फिर उन्होंने एक बैटल लड़ी जिसे 1814 से 1816 तक एंग्लो गोरखा वॉर के रूप में भी जाना जाता है। आइए चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर 1814 से 1816 की एंग्लो गोरखा वॉर क्या थी और किस लिए लड़ी गई थी। एंग्लो नेपालीज वॉर, जिसे गोरखा वॉर भी कहा जाता है, नेपाल साम्राज्य की गोरखाली आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश फोर्सेस के बीच लड़ी गई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ माउंटेनियर्स के लिए दोनों पक्षों के बढ़ाए जाने की योजनाएं थी। एंग्लो नेपालीज वॉर 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर होकर समाप्त हुआ। गोरखाली पक्ष की हार ने न केवल उसके चल रहे विस्तार को रोक दिया, बल्कि एक बार हमेशा के लिए अपने पंख काट लिए। एंग्लो नेपालीज वॉर ने हारने वाले राष्ट्र को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था और साथ ही इसने अपने पूर्व गौरव को कभी हासिल नहीं किया। हालांकि 1814 से 16 का गोरखा वॉर पहली बार नहीं था कि दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे। उन्होंने 1767 में भी वॉर लड़ी थी। काठमांडू घाटी के राजा और अंग्रेजों ने पहले ही एक ट्रेड रिलेशनशिप आपस में बना ली थी और अंग्रेजों ने सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। जब घाटी के राजा पर गोरखाली आर्मी ने हमला किया था, कैप्टन किनलोक के नेतृत्व में अंग्रेजों को गोरखाली सेना के हाथों ह्यूमिलेटिंग हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि ये सैनिक अपने हथियार तक छोड़कर भाग गए थे। इस घटना को द किनलोक एक्सपीडिशन के नाम से जाने जाना लगा। जब नेपाल अपने पीक पर हुआ करता था, तब शिमला, देहरादून सहित कांगड़ा तक, पश्चिम दार्जिलिंग और सिक्किम सहित और पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ था। नेपाल के साथ अपनी पिछली हार के बाद अंग्रेजों ने टकराव से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन गोरखाली सेना की अपनी समस्याएं थी। इसकी स्थापना जागीर सिस्टम नामक एक सोची समझी योजना पर की गई थी, जिसका मतलब यह होता है कि सेना के न्यूली एक्वायर्ड लैंड से जुटाए गए टैक्सेस के माध्यम से भुगतान किया जाता है, क्योंकि सैनिकों को नेशनल ट्रेजरी से भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए उन्हें अपने स्पेंडिंग रेंट्स का भुगतान करने के लिए और ज्यादा राज्यों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत होती थी। लालच ने भी इतिहास के कोर्स को डिफाइन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। जब गोरखाली सेना ने अवध के ब्रिटिश पैक्टोरेट स्टेट पर हमला किया, तो अंग्रेजों के पास गोरखाली सेना का सामना करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शुरुआत में युद्ध अंग्रेजों के लिए अच्छा नहीं जा रहा था। ब्रिटेन सरकार के 6 में से 4 जनरल्स को फटकार लगाई गई और अंत में उन्हें उनके काम से निकाल दिया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और बचे हुए जनरल्स डेविड ऑक्टरलोनी अंतिम सीनियर रैंकिंग वाले व्यक्ति थे जो खड़े रह गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोरखाली सेना को धोखे से हराया गया था? गोरखाली सेना भारी संख्या में होने के बावजूद बहादुरी से लड़ी और डटी रही। हालांकि वो अंत में धोखे और रिक्रूटमेंट में अपने ही सिस्टम से हार गए। क्या आपको पता है कि गोरखाली सेना के लिए लड़ने वाले सभी सैनिक पहाड़ी से नहीं थे? वो सभी सैनिक न्यूली कॉन्क्वर्ड लैंड से अलग अलग ट्राइब्स के आदमी थे। और आपको ये भी बता दें कि उनकी लॉयल्टी गोरखाली कमांडर के प्रति नहीं थी, बल्कि उनके ट्राइबल लीडर्स की तरफ थी। और अंग्रेज इस चीज को काफी अच्छे से समझते थे और उन्हें इसका फायदा उठाना भी बहुत अच्छे से आता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैनिक कई बड़ी संख्या में गायब हो गए, जिसकी वजह से गोरखाली सेना को हार स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा। एंग्लो गोरखा वॉर में हार गोरखाली सेना का अंत था
नेपाल जो कि एक बीस्ट जैसी ट्राइब थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एक रिमोट एरिया और मिस्टीरियस प्लेस से ज्यादा कुछ नहीं था और उस बीस्ट को काबू में करने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर भी इस जगह के लिए उन्हें कुछ उम्मीदें थी और उसे कैसे हासिल किया जाए इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शानदार प्लान बनाया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी का वो प्लान क्या था। सबसे पहले उन्हें व्यापार के लिए काठमांडू से तिब्बत के लिए खुले रास्ते की जरूरत थी और इसके लिए काठमांडू में एक फ्रेंडली शासन होना जरूरी था, जिसे उन्होंने नेपाल के इन्फ्लुएंस वाले नेशंस के अंडर लाने के बाद हासिल किया था। दूसरा, काठमांडू में अंग्रेजों को नियमित रूप से नेपाली शासन की जांच के लिए किसी की जरूरत थी। काठमांडू के सेंटर में एक ब्रिटिश प्रेसिडेंट होने के कारण वो काम पूरी तरीके से किया और नेपाल में शासन ब्रिटिश पैक्टोरेट नेशंस के समूह में आ गया, यहाँ तक कि लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजों को यह सुनिश्चित करना था कि नेपाल को कभी भी मिलिट्री फोर्स जुटाने और फिर से एक पावरफुल नेशन बनने की अनुमति कभी भी नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों ने युद्ध में इन लोगों की बहादुरी देखी थी और उन्हें ब्रिटिश सेना में लाने की योजना बनाई गई थी। उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करने की नीति फ्यूचर में एक मास्टर स्ट्रोक थी और ये इतनी चतुराई से किया गया कि सुगौली ट्रीटी में इसका मेंशन भी नहीं किया गया कि जैसे युद्ध के अंत में ब्रिटिश और नेपाल दोनों को हस्ताक्षर करना था। दोस्तों, क्या आपको सुगौली ट्रीटी के बारे में पता है? चलो अब आखिर में बात करते हैं सुगौली ट्रीटी की। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को वो मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्हें शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि नेपाल को कॉलोनाइज बनाने का सवाल कभी भी नहीं उठना चाहिए, जिससे कंडीशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन में काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी शामिल है। बिना किसी जिम्मेदारी के पूरे नेशन के रिसोर्सेज पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज होशियार थे, ये बात तो हमको पता ही है। नेशन के रिसोर्सेज उनके पास थे और इसके लिए उन्हें किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। इतिहास इस बात की गवाही दे सकता है कि नेपाल के शासकों ने अपने पर्सनल गेन के लिए अंग्रेजों के लिए और इसे और भी आसान बनाने की पूरी मदद करने की कोशिश की है और ब्रिटिश साइड के सीक्रेट इंटेंशंस पर कभी सवाल नहीं उठाए। अगर अंग्रेजों ने नेपाल को कॉलोनाइज कर लिया होता तो बाद में वो कॉमनवेल्थ का सदस्य बन जाता और अंग्रेजों को गोरखाओं के साथ अन्य सदस्य देशों की सेनाओं के साथ समान व्यवहार करना पड़ता। लेकिन अगर आपको सब कुछ मुफ्त में मिल सकता है तो इसके लिए पे करने की जहमत क्यों उठाई जाए? यही उन जरूरी कारणों में से एक था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने नेपाल को कॉलोनाइज नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर नेपाल अंग्रेजों के अंडर ऑफिशियली पूरी तरह से आ जाता तो उसका हाल क्या होता? क्या उसे भी भारत की तरह कर दिया जाता? क्या भारत और नेपाल मिलकर अंग्रेजों को निकालते और दोनों देश एक हो जाते? इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।